आफ्टर इफ़ेक्ट्स से आप काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आप एडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट्स में क्रिएट कर सकते हो। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स में क्या-क्या होता है, लेकिन एज़ अ मेंटर मुझे आपको बताना होगा कि इसकी क्या एक लिमिटेशन है और कहाँ तक आप क्या चीज़ इसमें क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ग्राफ़िक्स है, चाहे वो लोगो हो, चाहे वो बैनर हो, चाहे वो मैगज़ीन हो, ओके? चाहे वो कोई कार्टून हो, तो आप उसे एनिमेट करना चाहते हो एज़ अ 2D, सो दैट्स सॉफ्टवेयर फॉर यू, यू कैन एनिमेट इट इंटो द आफ्टर इफेक्ट्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि ट्रेडिशनल एनिमेटर्स होते हैं। तो वो फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करते हैं लाइक फ़ोटोशॉप में जो करते हैं, और एडोबी एनिमेट जो कि एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें भी फ्रेम बाय फ्रेम आप ड्रॉ करते हो चीज़ें और उसको फिर एनिमेट करते हो। तो वो ट्रेडिशनल मेथड होती है किसी भी चीज़ को एनिमेट करने की, ओके? और एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। ये एक की फ्रेम बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप की फ्रेम्स का यूज़ करके चीज़ों को मैनिपुलेट करते हो और यहाँ से वहाँ मूव करते हो। तो इसका पूरा एडोबी का आफ्टर इफेक्ट्स का जो मेन चीज़ है वो डिपेंड करता है की फ्रेम्स के ऊपर, ठीक है? हम उसके बारे में भी जानेंगे आगे, लेकिन अ, ये बताना मेरे लिए ज़रूरी था, ठीक है? और 3D काम भी आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकते हो, लेकिन जो ट्रू 3D वर्क होता है वो आप इसमें नहीं कर सकते। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी प्लगइन का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि एलिमेंट 3D, ठीक है? बट उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो 3D के लिए मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा। अगर कुछ किसी को 3D एनिमेशन में इंटरेस्टेड है कोई, तो आप इसकी जगह ब्लेंडर सीखिए, सिनेमा 4D सीखिए। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं हमारा जो फ्रेमवर्क है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पैनल्स हैं, ठीक है? तो ये पैनल्स जो है इनके मैं नाम आपको बताऊँगा और उसके साथ-साथ में ही इसके अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे जनरली तो सीखने का सही तरीका ये होता है कि आप पीछे से आगे की तरफ सीखते हुए जाओ, ठीक है? कि कोई एनिमेशन क्रिएट किया और उसको ही फिर, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आफ्टर इफेक्ट्स को जब आप ओपन करोगे तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होती है, कौन से पैनल्स होते हैं, ठीक है? उनका क्या-क्या यूज़ होता है, और जो ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि कई चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा शायद आपको ये पता ना हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम पैनल्स से, ठीक है गाइस? तो ये पैनल्स होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, अलग-अलग पैनल, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैनल है, और आफ्टर इफेक्ट्स की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर चीज़ पे वो नाम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बॉक्स है जिसे हम पैनल कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोज़िशन, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि ये कंपोज़िशन पैनल है। उसी प्रकार से अब आप ऊपर जाओगे, यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी आप फ़ाइल लोड करोगे आफ्टर इफेक्ट्स में, वो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आपको दिखेगी। इफ़ेक्ट जब आप कुछ अप्लाई करोगे आपके वीडियो में, तो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से एडोबी में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। कितने प्रकार के ये जो पैनल्स हैं इसे हम वर्कस्पेस भी बोलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो वर्क स्पेस अभी आप देख रहे हो, ये अडोबी का डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है, ठीक है? जहाँ पर सेंटर में होता है कंपोज़िशन पैनल, जहाँ पे भी आपको जो भी एनिमेशन है वो इस पार्ट में ही आपको दिखेगा, ठीक है? उसके बाद आता है आपका राइट, यहाँ पे ये पैनल्स आते हैं कुछ, ठीक है? इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये जो 3 डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक करोगे तो आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है? उसके बाद वापस से यहाँ स्टिक भी कर सकते हो। इसे अप डाउन ड्रैग कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ फंक्शनैलिटी है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की, ओके? उसके बाद हम बात करेंगे पैनल्स के बाद जो इसके छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये कंपोज़िशन पैनल है, ठीक है? इसे आप रीसाइज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे तो आप कंपोज़िशन को रीसाइज़ कर सकते हो यहाँ पे, ओके? हर पैनल को आप रीसाइज़ कर सकते हो, ये फंक्शनैलिटी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आती है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। ओके, सो पैनल की चीज़ें आपको समझ आ गई है। आप पैनल रिमूव भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि मुझे ये पैनल यहाँ चाहिए, ये पैनल यहाँ चाहिए, तो आप सिंपली इस पैनल पे आप ऐसे क्लिक करोगे, इसे ड्रैग करोगे और यहाँ पे लेके आओगे नीचे। तो ये देखिए,
आपकी कंपोज़िशन यहाँ आ गई, ठीक है? अब यहाँ पे आप लेयर वाली चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अपसाइड डाउन भी कर सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू, आप इसको किस प्रकार से इसका जो वर्क स्पेस है ओवरऑल आप कैसा चेंज करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये तो हुई बात पैनल्स की, और आप इसे कैसे रीसाइज़ कर सकते हो, हटा सकते हो, जोड़ सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे तो आप जाओगे विंडोज़ में वर्क स्पेस में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमाइज़ेशन ऑलरेडी करके दिए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एनिमेशन करना चाहता है, स्पेशली उनका काम ही एनिमेशन का ज़्यादा होता है, तो जब आप एनिमेशन पे क्लिक करोगे, तो आप देखोगे कि स्क्रीन बड़ी हो चुकी है। लेयर का साइज़ जो है यहाँ पे शॉर्ट हो गया है, ठीक है? प्रोजेक्ट्स का जो यहाँ पे साइज़ है कंप्यूशन का, वो बढ़ चुका है। उसके बाद अगर आप दूसरा वर्क स्पेस चूज़ करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन ट्रैकिंग का, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रैकर का जो पैनल है वो ओपन हो चुका है, ठीक है? और जितने भी आपके हेल्प के लिए जो चीज़ें होती है वो ओपन हो जाती है यहाँ पे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। जनरली जो बिगिनर्स होते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट में ही रहे तो उनके लिए अच्छा होता है। और इन केस अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? और मैंने इसे यहाँ से उठाया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल वेट, मैंने इसे यहाँ से ड्रैग किया, मैं यहाँ पे सेट करना चाह रहा था, लेकिन वो गलती से कहीं ये ऐसा हो गया मेरे हाथ से, ठीक है? और अब मैं इसे फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ भी आपका वर्क स्पेस अगर बिगड़ चुका है, तो सिंपली आप कुछ ना करिए, सिर्फ विंडो में जाइए, ठीक है? उसके बाद वर्क स्पेस में जाके यहाँ पे लिखा है रीसेट डिफ़ॉल्ट टू सेव लेआउट, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो वो आपका पूरा वर्क स्पेस जैसा डिफ़ॉल्ट में था, वैसा ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ हम ईच पैनल के हर एक पैनल की कुछ चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम कॉम्पोज़िशन पैनल को समझेंगे। ठीक है? ये कॉम्पोज़िशन है पूरा पैनल, और जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे ब्लू कलर से यहाँ पे एक हाइलाइटेड हो जाएगा, यानी कि वो पैनल आपने सेलेक्ट करे हो अभी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखेगा मैग्नीफिकेशन रेशियो पॉपअप। कई बार हमें भी याद नहीं होते इनके नाम। तो जब आप कुछ जानना चाहते हो कि क्या चीज़ है, तो सिंपली आप कर्सर उस पे लेके जाइए, वो खुद बताएगा आपको कि ये मैग्नीफिकेशन रेशियो पॉपअप है। मीन्स कि आप इससे मैग्नीफाई कर सकते, ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हो, ठीक है? लाइक दिस। और ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने के लिए आप अपने माउस का जो अ, रोलर होता है, तो उसे आप फॉरवर्ड बैकवर्ड भी करोगे तो ज़ूम इन ज़ूम आउट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आप देख सकते हो फुल लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे कर्सर ले जाओ, बता देगा वो रेज़ोल्यूशन डाउन सैंपल फैक्टर पॉपअप है, मतलब कि रेज़ोल्यूशन को कम या ज़्यादा करना आपके हाथ में है। कई बार क्या होता है कि आप जो एनिमेशन क्रिएट करते हो, ठीक है? वो इतना हाई उसमें इतनी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारी लेयर्स होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, और आपका सिस्टम अगर उतना पावरफुल नहीं होगा, तो आपको प्रीव्यू देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है? अब आप हमेशा इसे फुल पे रखोगे तो आपका जो अ, सीपीयू है, ठीक है? जो मशीन है आपकी, वो काफ़ी ज़्यादा हीट होगी। अगर आपका सीपीयू बहुत बढ़िया है, उसमें अच्छे-अच्छे ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर लगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका मशीन ऐसी है कि आप उस पे ज़्यादा लोड नहीं दे सकते, तो मैं रिकमेंड करूँगा तो इसको आप हमेशा ऑटो पे रखो। तो ये आपकी मशीन के अकॉर्डिंग रेज़ोल्यूशन चेंज करता रहेगा, ठीक है? रेज़ोल्यूशन चेंज करने का मतलब कि आपका जो प्रीव्यू रेज़ोल्यूशन है, जो आप अभी देख रहे हो सॉफ्टवेयर के अंदर, ये रेज़ोल्यूशन वो कम ज़्यादा करते रहेगा। जो आपका फाइनल रेज़ोल्यूशन रहेगा, उससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ आपका प्रीव्यू रेज़ोल्यूशन है। तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, फुल, हाफ, थर्ड और क्वार्टर, सॉरी 4 ऑप्शन होते हैं, और एक ऑटो मिला के 5, और कस्टम भी आप कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी जनरली जो बिगिनर्स होते हैं उनके पास इतनी अच्छी मशीन नहीं होती है, तो वो क्वार्टर पे सेट करके रखते हैं। मैंने भी क्वार्टर पे ही सेट करके रखा था जब मैं सीखता था। तो इट्स टोटली फाइन। जब आप फाइनल रेंडर करते हो वीडियो को, आपका जो एनिमेशन है, उसके पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फुल पे इसको सेट करो, और एक बार आपका प्रीव्यू फुल करके देख लो कि चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपकी। क्योंकि कई बार कम रेज़ोल्यूशन में देख के आप जज नहीं कर सकते कि आपका एनिमेशन जब आप रेंडर करके उसे
एक्सपोर्ट करोगे तो कैसा लगेगा। इसलिए यहाँ पे आप एक बार रेज़ोल्यूशन फुल करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे ये लिखा है फास्ट प्रीव्यू। अब ये किस लिए आता है? समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे कि आप इस पे क्लिक करो, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है? फाइनल क्वालिटी। अब इसमें क्या है, सेम चीज़ है, रेज़ोल्यूशन से रिलेटेड है ये चीज़ भी, कि अगर आपकी मशीन अच्छी है तो ये आपको फाइनल क्वालिटी वाला प्रीव्यू ही दिखाएगा, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी मशीन कमज़ोर है थोड़ी-सी, उतनी पावरफुल नहीं है, तो आप इसको एडैप्टिव रेज़ोल्यूशन पे रख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके सिस्टम को थोड़ा-सा कूल रखने में मदद करेगा और प्रीव्यू भी आपको आपके अकॉर्डिंग ही दिखाएगा, हमेशा फुल पे नहीं रखेगा। ये तो मशीन की जो कंज़प्शन पावर है वो थोड़ी कम हो जाएगी। फिर ये वायर फ्रेम है, इसका भी एक अलग यूज़ है खैर। और और भी इसमें फिर चीज़ें आप कर सकते हो, फास्ट प्रेफ़रेंसेस इस पे आप क्लिक करोगे तो फिर ये पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है? आपके सिस्टम वगैरह की जीपीयू वगैरह कि आपको कितना यूज़ करना है जीपीयू को, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन जनरली इसको फाइनल क्वालिटी पे ही रखते हैं हम लोग। फिर आएगा आपका ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? ग्रिड, टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड बोलते हैं वैसे इसे। तो जब आपको देखना होता है कि ट्रांसपेरेंट में ये कैसा लग रहा है कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है? अभी तो आपको यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन अगर मुझे देखना है कि ट्रांसपेरेंट में कैसा लगेगा, तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट आप यहाँ से कर सकते हो आपकी कंपोज़िशन को, नो मैटर आपने कौन-सा बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया है कंपोज़िशन में। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी करके देखना है तो सिंपली आप ये बटन दबाइए, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपका बैकग्राउंड। लेकिन ये भी फाइनल आउटपुट से एकदम डिफरेंट है। जब आप एक्सपोर्ट करोगे ट्रांसपेरेंट वीडियो तो उसकी सेटिंग्स अलग होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आप कंपोज़िशन में जितना भी कुछ देखते हो, ये आपका सिर्फ़ प्रीव्यू होता है। फाइनल एनिमेशन जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट वीडियो की क्वालिटी और उसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह चीज़ें जितनी भी है, फ्रेम वगैरह, वो आपकी एक्सपोर्ट सेटिंग्स पे निर्भर करता है। ठीक है? चलो, तो सेकंड थिंग है टॉगल मास्क एंड शेप पाथ विजिबिलिटी। बेसिकली ये टूल क्या होता है कि जब आप कोई ड्रॉ करते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने ये शेप ड्रॉ किया। अब ठीक है, ये शेप ड्रॉ किया मैंने, इसकी आउटलाइन आप देख सकते हो, ठीक है? शेप की, ये हैंडल्स है इसके, ठीक है? सब देख सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी ये ऑन है, टॉगल मास्क एंड शेप, यानी कि ये मास्क पे और शेप पे दोनों पे सेम काम करता है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँगा तो देखो, अब ये जो सिलेक्टेड है मेरा ये पाथ, लेकिन इसकी जो आउटलाइन है वो मुझे नहीं दिख रही है, ना ही पाथ दिख रहा है इसका, ठीक है? लेकिन जब मैं इसे ऑन करूँगा तो यहाँ पे मुझे पाथ दिखने लगेंगे इसके, ठीक है? तो ये इस काम आती है। नेक्स्ट चीज़ कि आप बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं दिख रहा? ये भी तो शेप है, ठीक है? तो इसमें इसके पाथ क्यों नहीं दिख रहे? इसमें इसके पाथ इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि इसका एक रीज़न है। इसका ये रीज़न है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये स डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है? अब ये शेप है, इसके पाथ क्यों नहीं दिख रहे? इसके पाथ आपको दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 ये भी इसके पाथ है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा अंतर है कि जब आप शेप जो है इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओगे, ये रेक्टेंगल, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओगे तो आएगा रेक्टेंगल पाथ, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओगे तो आपको साइज़, पोज़ीशन, राउंडनेस ये 3 चीज़ यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? कि आप यहाँ चेंज कर सकते हो इस चीज़ को। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसे चेंज करूँ शेप को मैनुअली, तो आप पेन टूल सेलेक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे आप कर नहीं पाओगे, ठीक है? इसका रीज़न ये है कि आपको पहले इसे बेज़ियर पाथ में चेंज करना होगा, जिसके लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा और कन्वर्ट टू बेज़ियर पाथ करना होगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैं हर एक पाथ को इंडिविजुअली चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा टेक्निकल थिंग थी जो मैंने आपको बताया, शेप पाथ शेप से रिलेटेड, ठीक है? हम इसे अभी बैक टू नॉर्मल कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो ऑप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो शेप है या जो एनिमेशन है वो काफ़ी अ, आपका जो कॉम्पोज़िशन है वो काफ़ी लार्ज है और आपका जो एनिमेशन है वो थोड़े ही
एरिया में हो जा रहा है कवर। लेकिन अब आपको इसका जो एरिया है, जो रीजन है इसका कम करना है। वैसे तो आप कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में जाके भी कर सकते हो, राइट? यहाँ से आप कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाओगे और इसकी विड्थ और हाइट में ऐसे करते जाओगे कि भाई मुझे इतना नहीं चाहिए। लेकिन इसका फास्ट वे एक ये है कि आप इस पे क्लिक करो और जनरल वे में बोलूँ तो क्रॉप करना कॉम्पोजिशन को, ठीक है? आप ऐसा सिलेक्ट करोगे, फिर जाओगे आप कॉम्पोजिशन में और यहाँ से चूज़ करोगे क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो आपकी कॉम्पोजिशन क्रॉप हो जाएगी बेसिकली। तो ये चीज़ें क्यों की जाती है जब आप बहुत बड़े लार्ज स्केल पे कोई चीज़ करते हो ना, तो वहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। कॉम्पोजिशन साइज़ से लेके आप 10-10 पिक्सल 15-20-20 पिक्सल बचाने की कोशिश करते हो। जब क्योंकि आपका जो रेंडर टाइम होता है वो सेव होता है उससे। अगर आप लार्ज रेज़ोल्यूशन का कोई वीडियो बनाओगे, ठीक है? और उसमें जो आपका मूविंग पार्ट है वो ओनली एज 1920 बाय 1080 के अंदर ही मूव कर रहा है, बाकी की फ्रेम खाली जा रही है उसकी, ठीक है? और वो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि आपको यूट्यूब पे डालना है, उसको आपको कहीं और डालना है, ठीक है? वेबसाइट वगैरह या लोडिंग एनिमेशन बना रहे हो आप, तो आप जो रीजन में इंटरेस्ट रखते हो ना, जो कॉम्पोजिशन साइज़ रखते हो वो एकदम लिमिटेड रखते हो कि यहाँ पे आस-पास ज़्यादा जगह वो यूज़ ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा ये जो स्क्वायर है, ठीक है? इसे हम एनिमेट करेंगे यहाँ पे थोड़ा-सा, ठीक है? एनिमेशन है, छोटा-सा एनिमेशन एकदम बेसिक सा स्केल अप हो रहा है, ठीक है? अब अगर हमको ये एनिमेशन एक्सपोर्ट करना है, तो आप देख सकते हो कि ये एनिमेशन सिर्फ़ यहीं तक हो रहा है और ये वाला स्पेस यहाँ पे खाली, ठीक है? इसको एक्सपोर्ट करके भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपका फ़ाइल साइज़ भी बढ़ेगा इससे और रेंडर टाइम भी ज़्यादा लेगा ये। जब आप बड़े प्रोजेक्ट करते हो तो छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि इसका कॉम साइज़ आप या तो आप कंप्यूटर सेटिंग्स में जाके कम कर दो या फिर आप सिंपली इसे सिलेक्ट करो और जितना आप चाहते हो मैन्युअली कस्टमाइज़ेबल वे से आप उतना सिलेक्ट करो, कॉम्पोजिशन में जाओ और क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करो, दैट्स इट। आपका कॉम क्रॉप हो गया। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये पता होना ज़रूरी है आपको, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा चूज़ क्रिएट एंड गाइड ऑप्शन। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे पहले आपका आएगा टाइटल, एक्शन, सेफ एरिया। तो सेफ एरिया क्या होता है गाइस, आपने देखा होगा जब मूवीज़ की शूटिंग्स होती है तो उनके कैमरे में आपको कुछ सेफ एरिया दिखाई देता है। आपको लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है? ये वाली 1, 2 और ये यहाँ पे आपको एक सेंटर में प्लस का मार्क दिख रहा होगा जो कि सेंटर पॉइंट यहाँ पे शो करता है। तो ये इसलिए होता है गाइस कि जब भी आप कोई एनिमेशन क्रिएट करते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो एनिमेशन है इस लाइन के और इस लाइन के, यानी कि ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल बॉक्स है ना, वाइट लाइन से जो हाइलाइटेड है, इसके अंदर ही आपका एनिमेशन होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कभी भी। इसके बाहर कभी भी जैसे कि यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक या फिर इधर कहीं से भी एनिमेशन नहीं जाना चाहिए। वो एक अलग बात है कि आप यहाँ से कुछ साइड से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपको जो मेन फोकस एरिया है ना, वो इतने में ही होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो आँखें हैं, उसका एक पर्टिकुलर एंगल होता है, हम कभी भी सेंटर में चीज़ें देखते हैं तो कोई भी चीज़ को सेंटर में फ़ोकस करते हैं। तो कभी भी आप ट्राई करो कि इतना एरिया में आप एनिमेशन क्रिएट करना कोशिश करो। तो दैट्स व्हाई ये यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोपोर्शनल ग्रिड। ये बेसिकली एक ग्रिड होती है, ठीक है? इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। तो ये आपको हेल्प करती है जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक है? तो मैं इस ग्रिड के हेल्प से यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ 2 स्क्वायर। मैंने तो रेक्टेंगल ड्रॉ किया हूँ लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर है, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें आप इससे कर सकते हो। सेकंड चीज़ आता है आपका ग्रिड। ये है प्रोपोर्शनल ग्रिड जो हमने देखा, फिर आता है आपका ग्रिड। तो ये थोड़ा और छोटा ग्रिड होता है जो कि इसी टाइप के कुछ काम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जब आप सिमेट्रिक एनिमेशन या कुछ प्रकार का क्रिएट करते हो तो।
उसके बाद आपका आता है गाइड, ठीक है? तो गाइड बेसिकली क्या होता है कि ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको बताता रहता है, ठीक है? जब आप एनिमेट करोगे तो वो हम बाद में सीखेंगे उसके बारे में। फिर आपका रूलर आ जाता है, जो कि नॉर्मल स्केल होता है। तो इससे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे अ, इसे मार्क करना है इस स्क्वायर का, तो मैं यहाँ से जस्ट यहाँ पे लाइन क्रिएट करूँगा ऐसे, और इसे यहाँ पे ऐसे, ठीक है? तो ये मेरा मार्कर हो गया, ठीक है? अब मैं इसे यहाँ से हटा सकता हूँ, तो मुझे पता है कि जो भी मुझे अगर यहाँ रिप्लेस करना है या कुछ, तो इतने ही एरिया में करना है। तो रूलर का सिंपल सा यूज़ है जो कि आपने अभी देखा यहाँ पे। इसके बाद अ, आता है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शो चैनल एंड कलर मैनेजमेंट सेटिंग। तो बेसिकली ये आपको रेड, ग्रीन एंड ब्लू अलग-अलग कलर्स दिखाता है, ठीक है? अल्फ़ा, जैसे कि आप प्रीव्यू में देख रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको तब काम आएगा जब आप कलर करेक्शन करोगे या इस प्रकार का। कलर करेक्शन तो नहीं करते हो आप आफ्टर इफेक्ट्स में, लेकिन कई बार आप कई चीज़ों को अम, अ, कलर माइनर करेक्शन जो होते हैं वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद जो आता है ये है रीसेट एक्सपोज़र। एक्सपोज़र कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? ये है रीसेट एक्सपोज़र। फिर है एडजस्ट एक्सपोज़र। ये देखिए यहाँ से एक्सपोज़र आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है? फिर है आपका कैप्चर, एक स्नैपशॉट, यहाँ से आप स्नैपशॉट ले सकते हो। जो भी आपका प्रीव्यू है ना यहाँ पे, उसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो यहाँ से। उसके बाद आता है आपका शो स्नैपशॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो अभी स्नैपशॉट लिया और मैंने यहाँ से इसे चेंज कर दिया, ठीक है, इसका डायरेक्शन। अब मैं देखना चाहूँगा कि पहले ये कहाँ था? तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देखो, ये पहले का स्नैपशॉट, ये आपका, तो ये इसके काम आता है। इसके भी एक अलग यूज़ेज़ है, वो हम बाद में कभी सीखेंगे, ठीक है? फिर आपका आता है प्रीव्यू टाइम। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो टाइमिंग वगैरह, जो भी आपका प्रीव्यू टाइमिंग है, ठीक है? ख़ैर, छोटी-छोटी चीज़ें हैं ये। फिर यहाँ से आप देख सकते हो कंपोज़िशन, लिंक यहाँ पे क्रिएट होएगी। जितनी कंपोज़िशन आप बनाओगे इसके अंदर, 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 तो यहाँ से भी आप वो देख सकते हो, या फिर आप टैब पे क्लिक करोगे तो भी ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे एक चेन चलती है कंपोज़िशन के अंदर, कौन-सी कंपोज़िशन है, तो वहाँ से आप सिंपली ऐसा टैब पे क्लिक करो तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और फिर आप इससे पर्टिकुलर कंपोज़िशन पे डायरेक्ट ही जा सकते हो। ओके? और आप जो भी न्यू कंपोज़िशन क्रिएट करते जाओगे तो वो यहाँ पे ऐड होती जाएगी इस पैनल में, ठीक है? ये चीज़ें आपको और ये जो पैनल है ना, जैसे आप न्यू कंपोज़िशन क्रिएट करते हो तो यहाँ पे भी ऐड होगा। और अगर मैं आपने यहाँ से इसे कट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो यहाँ से डिलीट नहीं होगी, वो रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ से इसे डिलीट कर दोगे, ठीक है? तो फिर ये परमानेंट डिलीट हो जाएगी। इसलिए कभी भी ध्यान रखें कि आप यहाँ से डिलीट ना करें। ओके, सो अभी हमने जाना कि कॉम्पोजिशन जो पैनल है इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं और उनका यूज़ क्या होता है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से मैंने काफ़ी चीज़ इसमें कवर कर दिया हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में और भी चीज़ें कॉम्पोजिशन पैनल के रिगार्डिंग हम कवर करेंगे, ठीक है? लेकिन ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।